हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज की ज्योग्राफी की क्लास को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 6 है, क्लास 7 की बुक का पार्ट 6 है और क्लास 6 यानी क्लास 6 की जो बुक है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, सारे चैप्टर। तो 7th की बुक चल रही है पार्ट 6, मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं कुपोष्ण प्रदेश। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन को। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें से कुछ रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान हैं। यानी देखने में तो अलग लग रहे हैं, लेकिन जो मूल आवश्यकताएं हैं वो हमारे समान ही हैं, श्रीकांत चाचा ने कहा। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। अमेजन बेसन में जीवन। चलिए ये पढ़ लेते हैं। अमेजन बेसन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र 6.2 ध्यान दें, यानी मानचित्र में देखना है, इस वाले मानचित्र में। ये अमेजन बेसन ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। यानी जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है वह किन रेखाओं के बीच स्थित है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। मध्य रेखा से 10 अंश उत्तर से 10 अंश दक्षिण के मध्य भाग को मध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें, यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। आगे लिखा है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। यानी कोई नदी बहते बहते जब किसी अन्य जल राशि में मिल जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? नदी का मुहाना। याद रखिए। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? यहाँ क्या लिखा है ये भी जान लेते हैं। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिलाती। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। सहायक नदियाँ क्या होती हैं? यहाँ लिखा है, यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। यानी छोटी छोटी नदियाँ होती हैं और जो बड़ी नदी होती है उसके साथ चलती है और आगे जाकर उसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं।
तो जो बड़ी नदी है वह मुख्य नदी कहलाती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। याद रखिए, अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। आगे क्या लिखा है? जलवायु। जैसा कि आप जानते हैं, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है, क्योंकि जब आर्द्रता होती है तो जो पसीना है वो सूख नहीं पाता, इसलिए शरीर में चिपचिपाहट महसूस होने लगती है। अपने यहाँ भी कई बार ऐसा महसूस होता है बारिश के दिनों में। तो ऐसे ही यहाँ का मौसम है कि यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। यानी ऐसा नहीं होता है कि पूर्व चेतावनी के बारिश नहीं होती है, बादल आते हैं और बरसने लगते हैं। ऐसा यहाँ का मौसम है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। आगे लिखा है वर्षावन। तो वर्षावन के बारे में देखेंगे। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग आते हैं। यानी वर्षा अधिक होती है तो वन जो है बहुत सघन है। यहाँ वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है। यहाँ पे कुछ ये चित्र बना है कुछ वन का, अमेजन वन यहाँ पे ये चित्र में छपे हुए हैं। तो कितने सघन है कि ऐसा लगता है कि एक छत है, मतलब अलग अलग दिखाई नहीं देता है, आंखें अंतर नहीं कर पाती हैं, इतने सघन वन है यहाँ पर, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँचता। जब पत्तियां इकट्ठी हो जाती हैं, सघन वन है, घने पेड़ लगे हुए हैं, तो जो प्रकाश है सूर्य का वह धरातल तक पहुंच ही नहीं पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है, क्योंकि जब प्रकाश नहीं पहुंचेगा, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी तो धरती जो है वो नम बनी रहेगी। यहाँ केवल वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। यानी परजीवी जो पौधों के रूप में आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टोकन गुंजन पक्षी, ये छपा हुआ है टोकन गुंजन पक्षी, टोकन छपा है, गुंजन पक्षी नहीं छपा है, सिर्फ टोकन पक्षी यहाँ पर छपा हुआ। टोकन गुंजन पक्षी रंगीन पच्छती वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते। यानी इन जंगलों में जो पक्षी हैं वो अपने भारत में पाए जाने वाले पक्षियों से भिन्न हैं, यहाँ जैसे नहीं है। इनकी जो बनावट है चोंच की, शरीर की अलग है। यहाँ प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। ये टैपीर का चित्र यहाँ पर छपा हुआ है। ये सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं, मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं भुआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। यहाँ भी कुछ लिखा है तो ये भी पढ़ लेते हैं। ब्रोमीलायन एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। तो जो परजीवी पौधा बताया था आर्किड एवं ब्रोमीलाइड, तो ब्रोमीलाइड के बारे में यहाँ पर लिखा है कि ये जो होता है ब्रोमीलाइड अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इस जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो जो मेढक होते हैं इनमें जो जल के पॉकेट होते हैं उसका उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। यहाँ क्या लिखा है, कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीव पर वृत्त चित्र प्रसारित करते हैं। इन्हें देखें एवं अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बताएं।
अब वर्षावन के निवासियों के बारे में लिखा है तो ये भी पढ़ लेते हैं। यहाँ के लोग छोटे से वन क्षेत्र में कुछ वृक्षों को काट कर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यानी यहाँ के जो लोग हैं वो खेती नहीं करते हैं, कुछ वृक्षों को काट लेते हैं और कृषि योग्य भूमि बना लेते हैं, उस पर फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। पुरुष शिकार भी करते हैं, मछली भी पकड़ते हैं और महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टैपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। तो फसलें इसलिए उगाते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मछली हर बार शिकार करने जाएं तो उनको शिकार मिल जाए या मछली पकड़ने जाएं तो उनको मछली मिल जाए। तो ऐसा हर बार नहीं होता है, ये अनिश्चित होता है, इसलिए ये फसलें उगाते हैं। ऐसे में महिलाएं भी अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। तो इनका मुख्य आहार क्या है? मैनियोक, और जिसे और क्या कहा जाता है? कसावा। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। ये चींटी कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसलें भी उगाई जाती हैं। आगे लिखा है, वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं, क्योंकि इतने सघन वन ही है, बहुत पेड़ है यहाँ पर। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पन के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों एवं हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़े, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे। तो इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की जो मूल आबादी को उस क्षेत्र से निकलकर बड़े क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीकों से खेती करते हैं। आगे लिखा है, विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रति वर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का भाग लुप्त होता जा रहा है। यानी जो वर्षावन है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि जो अमेजन बेसिन के वर्षावन का बहुत बड़ा भाग है वो लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। तो वनों का विनाश किस प्रकार से हो रहा है इस चित्र में समझाया गया है। पहले इतने थे, इसके बाद घर बन गए कृषि योग्य भूमि के लिए, तो इतने, अब उसके बाद भी इस प्रकार से वनों का भाग लुप्त होता जा रहा है। आगे लिखा है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। अभी तो अमेजन बेसिन में जीवन के बारे में पढ़ा, अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन के बारे में जाने। तो चलिए देखते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 अंश उत्तर से 30 अंश उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढें। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा
इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं: मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त, यानी जो पर्वतीय क्षेत्र है गंगा और ब्रह्मपुत्र का, वहाँ पर कम लोग निवास करते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्र जो है वहाँ पर अधिक लोग निवास करते हैं। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। कहाँ पर? मैदानी क्षेत्र में। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहाँ धान की फसल मुख्य फसल जो है वो धान की है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा। तो अपने यहाँ यही सब फसलें उगाई जाती हैं। धान वहीं पर पैदा होता है जहाँ पर बहुत पानी होता है, यानी जहाँ अधिक वर्षा की संभावना होती है, तो उस क्षेत्र में धान की खेती की जाती है। इसके अलावा भी अन्य फसलें उगाई जाती हैं जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा। अब गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं, यानी गन्ना और जूट जैसी जो नकदी फसलें हैं वो भी अपने यहाँ उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं, यानी मैदानी क्षेत्रों में केले के बागान भी लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं, यानी जो ढलान वाले क्षेत्र है पर्वतों एवं पहाड़ियों पर, तो उनमें जो फसलें उगाई जाती हैं वो वेदिकाओं में उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में क्या पाया जाता है? सागवान, साखू एवं पीपल, और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा है। जो डेल्टा क्षेत्र है वो मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फन जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो ठंडी है। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है, वो भी समझ लेते हैं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ, तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं ये भी जानिए। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में जितने भी लोग रहते हैं तो वो जो संख्या है वो जनसंख्या घनत्व कहलाती है। उदाहरणतः उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102। एंड सबसे अधिक किसका है? बिहार का। यहाँ क्या लिखा है? जूट एवं बांस सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्र करें, उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं। ये चित्र देख लीजिए, ये धान की कृषि की जा रही है, यानी धान की जो पौध है पहले पौध उगाई जाती है, फिर इनको रोपा जाता है। तो ये धान की पौध को रोपा जा रहा है इस वाले चित्र में, और ये असम में चाय के बागान है। आगे लिखा है बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इसमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं।
मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। अब वेदिकाएं जो होती है, अभी एक शब्द आया था तो वहाँ में उसी के बारे में यहाँ लिखा है कि वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रभाव तीव्रता से ना हो। झील जीविका का साधन, एक केस का अध्ययन है ये, तो ये भी पढ़ेंगे। पहले यहाँ देख लेते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक विशेष प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती, याद रखिए, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाली गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। यहाँ पढ़ लेते हैं। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र, किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मोर या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं, जिन्हें पकड़ कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय की प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। यहाँ क्या लिखा है? सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। तो प्रश्न बन सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 2014 से, इसको याद रखिएगा। आगे लिखा है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के चार मार्ग सुविकसित है। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित हैं। यहाँ क्या लिखा है कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया। आगे लिखा है, पर्यटन इस बेसन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना किनारे स्थित राजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य जीव अभय वन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति कई दर्शनीय स्थल है। तो इसमें अभ्यास प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनके उत्तर भी आज देख लेते हैं कि उस महाद्वीप के नाम बताएं जो अमेजन बेसन में स्थित है। तो वो उस महाद्वीप का नाम है दक्षिण अमेरिका। इससे प्रश्न बन सकते हैं। कभी कभी प्रश्न के उत्तर बड़े बड़े होते हैं तो उनको नहीं बताया है, लेकिन जिसमें छोटे छोटे प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखते चलेंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर है दक्षिण अमेरिका। आगे लिखा है, अमेजन बेसन के लोग कौन कौन सी फसल उगाते हैं? तो अभी बताया था, कॉफी, मक्का, टैपियोका, अनानास, कोको जैसी फसलें अमेजन बेसन के लोग उगाते हैं। अमेजन के वर्षा वन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? तो टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले, बड़ी चोंच वाले, ये सब पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं? तो अभी बताया था, इलाहाबाद, कानपुर, हरिद्वार, पटना, वाराणसी।
एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो एक सींग वाले गैंडे ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों में पाए जाते हैं। आगे लिखा है टूकन क्या है? तो टूकन क्या है आप लोगों को बताना है। अभी बताया था कि टूकन जो है वो पक्षी है। मैन्योक कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो मैन्योक जो है वो अफ्रीका का प्रमुख भोजन है। जितने भी एक एक नंबर की ये प्रश्न जो इसमें है अभ्यास में, ये जो सही विकल्प है इनको तो जरूर ही याद रखिएगा। आगे है कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। देवदार एवं फर किसके प्रकार में है? तो ये शंकुधारी वृक्ष के प्रकार हैं। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? तो डेल्टा क्षेत्र में मिलते हैं बंगाल टाइगर। मिलान भी देख लीजिए। सूती कपड़े गंगा की मैदान, मनोका ढालू छत, पिरान्या ये मत्स्य है, रेशम कीट पालन और काजीरंगा असम। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।